साल 1749 में फ्रांस के एक द्वीप पर, जिसे आज मैटियस कहा जाता है, यह कहानी घटती है। उस समय हालात बेहद क्रूर थे। काले लोगों को जबरदस्ती गन्ने की खेती पर कठोर मजदूरी कराई जाती थी, क्योंकि फसल का समय 2 हफ्ते दूर था। यह बात मासाम्बा के साथियों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। वे उसे गोरे मालिक का चापलूस समझने लगे। उस रात मासाम्बा की बेटी मैटी उससे बात करने आई। उसने अपने पिता से प्लांटेशन से भागने की गुजारिश की। उसने एक ऐसी जगह के बारे में सुना था, पहाड़ों में छिपा एक आजाद गांव, जहां भागे हुए गुलाम बिना डर के रहते थे। मैटी अब जानवरों की तरह जीना नहीं चाहती थी, लेकिन मासाम्बा को यह सब एक कहानी, एक कल्पना लगता था। अगले दिन हालात और बिगड़े। एक पति पत्नी भागने की कोशिश करते पकड़े गए। लार्सन के आदमियों ने उन्हें बेरहमी से यातना दी, यहां तक कि पति के कान भी काट दिए, ताकि बाकी सबको डर लगे। उस रात माती रो रही थी। उसने जो देखा वह उसके दिल में कांटे की तरह चुभ रहा था। उसने फिर अपने पिता से विनती की कि चलो यहां से निकल चलते हैं, लेकिन मासाम्बा डर चुका था। पकड़े जाने, सजा, यातना या फांसी का ख्याल ही उसे रोक देता था। उसी रात लार्सन ने मासाम्बा को गवर्नर के सामने बुलाया। मासाम्बा, जो सालों की जबरदस्ती और मानसिक दमन से टूट चुका था, गवर्नर के सामने बोला कि काले लोग जानवरों से बेहतर नहीं और उनका काम सिर्फ गोरे लोगों की सेवा करना है। गवर्नर खुश हुआ, लेकिन जब उसने पूछ लिया कि गुलाम भागने की कोशिश क्यों करते हैं, तो मासाम्बा ने सच बोल दिया, वे थक जाते हैं। यह बात गवर्नर को आग की तरह चुभी। उसने गुस्से में लार्सन को आदेश दिया कि मासाम्बा को बाहर निकाल दो। छीन ली। अब वह भी बाकी गुलामों की तरह खेतों में काम करेगा। इतना ही नहीं, माती को भी उसके पास रहने की इजाजत नहीं थी। लार्सन उसे अपने घर ले जाना चाहता था, लेकिन जब पहरेदार माती को लेने आए, वह किसी तरह बच निकलने में सफल हुई। मासाम्बा डर से कांप रहा था कि कहीं लार्सन के लोग उसे ढूंढकर मार ना डालें। अगले दिन लार्सन ने माती को खोजने का आदेश दिया। उसका बेटा ओनोर खोजदल में शामिल हुआ और उसने पिता से कहा कि अगर माती मिल जाए तो उसे सजा मत देना। लार्सन ने मान लिया। उधर माती की जानकारी न देने पर मासाम्बा को पैरों से लटकाकर, कोड़े मारकर यातना दी गई। कुछ समय बाद एक क्रूर गुलाम शिकारी विक्तवार अपने 2 बेटों के साथ प्लांटेशन पर पहुंची। उसने मीठी बातों से मासाम्बा से सच उगलवाने की कोशिश की, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तब उन्होंने उसकी पीठ इतनी बुरी तरह कोड़े मारे कि वह लहूलुहान हो गया। हार कर विक्तवार ने माती की सबसे करीबी दोस्त रुबा को धमकाया। डर के मारे रुबा टूट गई और बता दिया कि माती पहाड़ों वाले उसी आजाद गांव की तरफ भागी है। मासाम्बा को कैद में डाल दिया गया और कहा गया कि जब तक माती नहीं मिलती वह बाहर नहीं आएगा। उस रात रुबा ने चुपके से मासाम्बा की कैद की ताला चुराई हुई जहर से पहरेदार कुत्ते को मार दिया। फिर अंधेरे में मासाम्बा को आजाद कर दिया। मासाम्बा ने उसका धन्यवाद किया और तुरंत जंगल में भाग गया। रास्ते में उसने पत्थर मारकर अपने सिर पर लगा भारी ताला तोड़ा और अपनी बेटी को खोजने के लिए आगे बढ़ गया। उधर खोज के दौरान ओनोर विक्तवार से पूछ बैठा कि क्या उसे कभी गुलामों पर दया आती है। विक्तवार ने ठंडे मन से कहा कि नहीं, काले लोग सिर्फ इस्तेमाल किए जाने वाले औजार हैं। अगले दिन विक्तवार ने दूर से भागते हुए मासाम्बा को देख लिया और अपने बेटों के साथ उसका पीछा शुरू कर दिया। भागते भागते मासाम्बा को एक और भागा हुआ गुलाम मिला, जो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ जंगल में छिपा हुआ था। लेकिन बच्चा रो पड़ा और उनकी छुपने की जगह का पता चल गया। वे भागे और पति ने मासाम्बा को एक माचेते दी कि साथ चलकर पीछा करने वालों से लड़े। लड़ाई में ओनोर मारा गया। मासाम्बा ने विक्तवार के छोटे बेटे की जान बख्श दी और उसे नहीं मारा। आगे चलते हुए मासाम्बा को नदी किनारे एक भगोड़ा मिला, जिसने उसे अपने ठिकाने पर ले जाकर
खाना दिया और आराम कराया। अगले सुबह उसने बताया कि माटी शायद पहाड़ों वाले गांव तक नहीं पहुंच पाएगी। रास्ता बहुत कठिन है। ज्यादा संभावना है कि वह समुद्र वाले रास्ते की ओर गई हो। उसने मासाम्बा को समुद्र तक पहुंचने के रास्ते बताए। नई उम्मीद के साथ मासाम्बा अपनी बेटी को खोजने निकल पड़ा। जब मासाम्बा समुद्र तट की ओर बढ़ रहा था, उसी दौरान विक्तवार और उसके बेटे उस भगोड़े के ठिकाने तक पहुंच गए। बिना किसी झिझक के उन्होंने उसके पैर में गोली मार दी ताकि वह भाग न सके। जब उन्होंने उससे मासाम्बा की दिशा के बारे में पूछा तो उसने कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया। गुस्से से भरी विक्तवार ने उसी समय उसकी हत्या कर दी, जरा भी दया दिखाए बिना। फिर उन्होंने ठिकाने की तलाशी ली, जहां उन्हें मासाम्बा के कपड़े मिले। विक्तवार ने तुरंत कपड़े अपने कुत्ते को सूंघाए ताकि वह मासाम्बा का पीछा कर सके। इसी दौरान मासाम्बा एक नदी पार कर रहा था, तभी विक्तवार का कुत्ता उस तक पहुंच गया और उस पर हमला कर दिया। संघर्ष के दौरान दोनों गिरते गिरते झरने से नीचे बह गए। कुत्ता गिरने से बच गया और फिर से मासाम्बा पर झपटा, लेकिन इस बार अपनी जान बचाने के लिए मासाम्बा को उसे मारना पड़ा। विक्तवार और उसका बेटा यह सब ऊपर से देख रहे थे। अगले दिन मासाम्बा आगे बढ़ता रहा और आखिरकार समुद्र तट पर पहुंचा, पर वहां उसे माटी नहीं मिली। इसके बजाय उसे कई लोग मृत मिले जो भूख से दम तोड़ चुके थे। जैसे ही उसके भीतर निराशा बढ़ने लगी, उसने 3 लोगों को एक नाव पर काम करते देखा। वह उनके पास भागा और पूछा कि क्या उन्होंने उसकी बेटी को देखा है। उनमें से एक ने चट्टान के पीछे छिपी एक गुफा की ओर इशारा किया। मासाम्बा बिना देर किए वहां पहुंचा और गुफा में सचमुच माटी मौजूद थी। दोनों की मुलाकात खुशी से भर देने वाली थी। माटी भी अपने पिता को देखकर बेहद खुश हुई। पहली बार मासाम्बा को यकीन हुआ कि वह आजाद गांव, जिसके बारे में माटी हमेशा कहती थी, शायद सच में मौजूद है। दोनों ने मिलकर उसे खोजने का निर्णय लिया। उनके निकलते ही विक्तवार समुद्र तट पर पहुंच गई और उनके निशानों को तलाशने लगी, लेकिन मासाम्बा अब चालाक हो चुका था। उसने उनके पैरों के निशान मिटा दिए और खुद भी छिप गया। इस वजह से विक्तवार उनके पीछे नहीं लग सकी। उस रात मासाम्बा ने एक बड़ा निर्णय लिया। अब वह भागेगा नहीं, बल्कि सामना करेगा। उसने एक अनुष्ठान किया और अपने पूर्वजों से शक्ति मांगी कि वे उसे विक्तवार और उसके बेटे से लड़ने की ताकत दें। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, तेज बारिश और बिजली गिरने लगी, मानो आसमान खुद उसके संकल्प का जवाब दे रहा हो। नई ताकत के साथ मासाम्बा अपने पीछा करने वालों का सामना करने के लिए निकल पड़ा। निर्णायक लड़ाई की शुरुआत में मासाम्बा ने विक्तवार के बेटे को घायल कर दिया, जिससे वह मौत के कगार पर पहुंच गया। विक्तवार ने भारी मन से अपने बेटे की पीड़ा खत्म करने के लिए खुद उसे मार दिया। अब मैदान में सिर्फ वह और मासाम्बा बचे थे। अंधेरे में उसे मासाम्बा की झलक मिली और उसने चुपके से पास आकर पीछे से गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने फिर से देखा तो मासाम्बा कहीं भी दिखाई नहीं दिया। भ्रमित विक्तवार को पता ही नहीं चला कि मासाम्बा उसके पीछे आ चुका है। वह मुड़ा और उसने उसे छुरा घोंपकर खत्म कर दिया। इसी बीच लार्सन के घर पर एक महिला, जो पूर्वजों का प्रतीक थी और माटी की मां जैसा रूप रखती थी, प्रकट हुई और उसने लार्सन की भी हत्या कर दी। अगली सुबह माटी अपने घायल पिता को सहारा देकर वहां से ले जा रही थी, लेकिन रास्ते में मासाम्बा गिर पड़ा। माटी घबरा गई और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। सौभाग्य से पास के पहाड़ी गांव के लोगों ने उसकी आवाज सुनी और उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े। वे मासाम्बा को उठाकर अपने गांव ले गए और माटी को एहसास हुआ कि यही वह आजाद गांव था जिसकी वह तलाश कर रहे थे। गांव में मासाम्बा के घावों का इलाज किया गया, जिसमें उसकी पीठ पर पड़े घाव भी शामिल थे। अगले ही दिन उसकी हालत सुधरने लगी। गांव में जीवन शांत और स्वतंत्र था। लोग शिकार और मछली पकड़कर अपना गुजारा करते थे। समय बीतने के साथ माटी और मासाम्बा ने अपनी नई मिली आजादी को अपनाया। एक दिन माटी को जंगल में एक आकृति दिखाई दी जो उसकी मां जैसी लग रही थी।
उसे देखकर वह खुश हुई, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। गवर्नर द्वारा भेजे गए सैनिकों ने गांव ढूंढ लिया। वे आए थे गांव वालों को पकड़कर फिर से राज्य की बागान में गुलामी के लिए ले जाने, लेकिन गांव वालों ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। वे माटी और मसाम्बा के साथ मिलकर आजादी का गीत गाने लगे। उनकी आवाज इतनी गूंजदार और शक्तिशाली थी कि सैनिक वही स्तब्ध खड़े रह गए। यह गीत सिर्फ संगीत नहीं था, उसमें एक अलौकिक ऊर्जा थी जिसने सैनिकों से उनकी हिम्मत और ताकत छीन ली। उनके हथियार बेकार हो गए, उनकी कोशिशें मिट गईं। गांव वाले लगातार गाते रहे और हवा में अडिग आजादी की भावना भर दी। सैनिक जड़ होकर खड़े रह गए और सिर्फ देख सकते थे। जैसे ही गांव वाले चट्टान से छलांग लगाकर नीचे उतर गए,